पिछले पार्ट में हमने अधिशोषण व अवशोषण में अंतर के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे अधिशोषण की उष्मागतिकीय संभाव्यता के बारे में कि भाई जो अधिशोषण प्रक्रम है इसकी उष्मागतिकी की जो ब्रांच है उष्मागतिकी है उससे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उस अधिशोषण की उष्मागतिकी संभाव्यता में मोलर अधिशोषण उष्मा की। मोलर अधिशोषण उष्मा, मोलर अधिशोषण उष्मा किसे कहेंगे? इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा क्या है? देखिए, अधिशोषण प्रक्रम है, अधिशोषण प्रक्रम में एक मोल अधिशोष्य के, एक मोल अधिशोष्य के अधिशोषक की सतह पर, किसकी सतह पर जा रहा है? अधिशोषक की सतह पर या अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित होने पर मुक्त उष्मा की जो मात्रा है यानी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है मुक्त उष्मा की मात्रा मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं सरल भाषा में। अधिशोषण किसे कहते हैं? पीछे पढ़ा हमने, शॉर्ट परिभाषाएं भी पढ़ी है, वे अधिशोषण की परिभाषा। अधिशोषण में मुख्यतः दो जो पार्ट है उनका मुख्य रोल है। किन किन का मुख्य रोल है? एक तो आता है अधिशोष्य और दूसरा आता है अधिशोषक। ये दो पार्ट हैं अधिशोषण के। अधिशोष्य तो क्या है कि भाई जो भी कण है वो जो चिपकने के लिए जा रहे हैं वो कण क्या कहला रहे हैं? अधिशोष्य। और ये जो कण जिस सतह पर चिपकेंगे वो सतह क्या कहला रही है? अधिशोषक कहला रही है। अब बात करते हैं भाई अधिशोष्य के कणों का अधिशोषक की सतह पर जुड़ना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। जानते हैं हम ये बात। अब बात कर रहे हैं कि भाई मोलर अधिशोषण उष्मा क्या है, इसकी परिभाषा की। अधिशोषण की प्रक्रिया है, अधिशोषण की प्रक्रिया में क्या लिया हमने? एक मोल, ये पदार्थ की मात्रा है। एक मोल क्या है? किसकी मात्रा है? ये अधिशोष्य की मात्रा है, जो कण चिपकने के लिए जा रहे हैं उनकी मात्रा है। तो एक मोल अधिशोष्य के कण है, कहां चिपकेंगे? इसके ऊपर चिपकेंगे, अधिशोषक की सतह पर। तो परिभाषा क्या है कि अधिशोषण की प्रक्रिया में एक मोल अधिशोष्य के कणों का यानी कि इन कणों का इसकी सतह पर, अधिशोषक की सतह पर जैसे ही जुड़ेंगे, अधिशोषित होंगे, उस दौरान जो एनर्जी मुक्त होती है, उष्मा रिलीज होती है, वही उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? मोलर अधिशोषण उष्मा कहलाती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। अब यहाँ पे जो प्रथम पॉइंट था, प्रथम पॉइंट में हमें क्या पता चला कि भाई अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो अधिशोषण प्रक्रिया के दौरान एनर्जी क्या होती है? मुक्त होती है। एनर्जी मुक्त होती है तो अधिशोषण प्रक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं? कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं? उष्माक्षेपी रिएक्शन बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भाई अधिशोषण है, अधिशोषण सदैव उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। उष्माक्षेपी प्रक्रिया से मतलब है कि भाई अधिशोषण के प्रक्रम के दौरान एनर्जी क्या होती है? मुक्त होती है, ग्रहण नहीं की जाती है,
क्या की जाती है, मुक्त की जाती है। तो अधिशोषण क्या है, सदैव ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ऊष्मागतिकी चैप्टर में पढ़ा था हमने कक्षा 11 में एंथैल्पी के बारे में। तो एंथैल्पी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अतः एंथैल्पी का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। एंथैल्पी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी बता देता हूं। कोई भी निकाय है, उस निकाय के अंदर संपूर्ण जो उष्मा है, संपूर्ण उष्मा का योग ही क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। अवस्था फलन है कि और डेल्टा, इसको डेल्टा एच से दर्शाते हैं। डेल्टा एच बराबर में क्या होता है, डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी होता है। यानी कि स्थिर दाब पर आयतन ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा का योग ही क्या होता है, एंथैल्पी होता है। अब ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में एनर्जी बाहर निकल रही है, तो आंतरिक ऊर्जा या फिर इसके अंदर जो भी एनर्जी वगैरह उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। कमी आएगी तो डेल्टा एच का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, प्रूफ हो गया यहां से अधिशोषण की जो प्रक्रिया उसमें भी क्या हो रही है, एनर्जी निकल रही है। और ऊष्मागतिकी चैप्टर में पढ़ा था कि एनर्जी बाहर निकलती है तो डेल्टा एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक आता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, उस अधिशोषण की जो प्रक्रिया है सदैव ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यानी कि ऊष्मा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। मुक्त हो रही है तो डेल्टा एच का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। एक रिएक्शन, जैसे रिएक्शन में भी हमने देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन करवा देता हूं आपसे, कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन का अणु है। ये जैसे ही क्रिया करके CO2 में बदलते हैं तो हमने पढ़ा है कि CO2 में तो बदलेंगे, साथ में क्या निकलती है, कुछ मात्रा में हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। रिएक्शनों में जानते हैं हम, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी हमने। तो यहां पर भी प्रूफ हो रहा है कि भाई यहां पे क्या हुआ कि भाई दो तत्व मिले। जैसे इसको मान ले अधिशोषक है, मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, अधिशोषक। या फिर इसको मान लेते हैं जो कार्बन ठोस सॉलिड अवस्था में, गैसीय अवस्था में, तो इसको मान लेते हैं ठोस अवस्था में है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, अधिशोषक। और ये क्या मान लेते हैं हम, अधिशोष्य मान लेते हैं। अब ये कण है, इसकी सतह पर जुड़ेंगे, इसके साथ में जुड़ेंगे, एनर्जी निकल रही है, तब जाकर के CO2 प्राप्त हो रही है, अधिशोषण हो रहा है, माना है हमने। तो सेम वही रिएक्शन क्या हो रही है कि भाई अधिशोषण में क्या होगा, भाई जो अधिशोष्य के जो कण हैं अधिशोषक की सतह पर जुड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी मुक्त होगी, यानी कि एंथैल्पी का मान नेगेटिव आएगा। तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट की बात करें, कोई भी जो गैस है किसी अधिशोषक की सतह पर क्या होती है, अधिशोषित होती है। तीसरा पॉइंट है, कोई गैस जब अधिशोषक पर अधिशोषित होती है तो अणुओं के संचलन में, यानी जो गैस है, गैस के अणुओं के संचलन में कमी आती है। यानी कि क्या पढ़ा हमने, इसको ऊष्मागतिकी से जोड़े तो अणुओं का संचलन है, उसमें कमी, निकाय की अव्यवस्था में कमी, या निकाय की अव्यवस्था की मापी क्या कहलाती है, एंट्रोपी पढ़ा है हमने। अर्थात क्या होगा, एंट्रोपी के मान में कमी आती है। अतः क्या होगा, डेल्टा एस बराबर में नेगेटिव।
ऋणात्मक होगा। कोई भी गैस है वायुमंडल में मुक्त अवस्था में है और वो किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो रही है, जैसे मान लेते हैं भाई ये हमारे पास में कोई भी ठोस पदार्थ है और ये गैस के कण क्या हो रहे हैं, वायुमंडल में अव्यवस्थित रूप से घूम रहे हैं। अब ये कण किसी भी कारण के द्वारा, कोई भी कारण हो सकता है, इस सतह पर चिपकने के लिए आ रहे हैं, अधिशोषित होने के लिए आ रहे हैं। किसकी सतह पर? अधिशोषक की सतह, अधिशोषक सतह। इस पर जैसे ही क्या होंगे, ये व्यवस्थित होंगे। तो पहले तो क्या थे, ये अव्यवस्थित थे और यहां पर आने के बाद में कैसे हो गए, व्यवस्थित हो गए। तो इनके जो संचलन की बात करें, यहाँ पे संचलन बहुत दूर दूर था, आसानी से हो रहा था, यहाँ पे संचलन होगा क्या? नहीं होगा। तो अणुओं के संचलन में क्या आई? कमी आई। क्लियर है? उसके बाद में एंट्रोपी में हमने पढ़ा था, एंट्रोपी को डेल्टा एस के द्वारा दर्शाते हैं। एंट्रोपी में क्या पढ़ा था कि भाई कोई भी निकाय है, उस निकाय में कणों की अव्यवस्था की माप ही क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। वैज्ञानिक क्लोसियस ने बताया था। और यह भी पढ़ा था कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है निरंतर क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ने के पीछे कारण है कि जो कणों की जो अव्यवस्था है वो क्या हो रही है? निरंतर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अधिशोषण में क्या हो रहा है? अधिशोषण में ये हो रहा है कि भाई जो एक कण थे व्यवस्थित हो गए, व्यवस्थित। अब इसकी जो एंट्रोपी का मान बढ़ता तो मान इसका कैसा आता? धनात्मक। लेकिन यहां पर तो क्या हो गया? एंट्रोपी के मान में कमी आ गई, तो एंट्रोपी का मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तीसरा पॉइंट आ गया होगा समझ में भी, कोई भी गैस है अधिशोषक पर अधिशोषित होती है तो गैस के अणु है, अणुओं के संचलन में क्या आती है? कमी आती है। अर्थात क्या होगा? एंट्रोपी का मान घटेगा। एंट्रोपी का मान घटेगा अर्थात डेल्टा एस बराबर में क्या होगा? नेगेटिव होगा। चौथे पॉइंट की बात करते हैं हम। चौथा पॉइंट हमने, चौथे पॉइंट की जो उष्मागति की संभावना है उसकी बात करें तो वो करते हैं हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के द्वारा। एक समीकरण पढ़ी थी हमने कक्षा 11 में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात करें कि भाई गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, तो कोई भी प्रक्रम है कि भाई स्वतः प्रक्रम होगा या फिर अस्वतः प्रक्रम होगा, यानी कि ऑटोमेटिक चलेगा या फिर उसको किसी कारक की आवश्यकता पड़ेगी। उसको मापने के लिए एक फलन दिया गया है जिसको गिब्स फलन या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और गिब्स नामक वैज्ञानिक ने इसको समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के नाम से भी इसको जानते हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा? गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण डेल्टा जी से दर्शाते हैं। डेल्टा जी बराबर में क्या होता है? डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। ये समीकरण पढ़ी थी हमने। डेल्टा जी क्या है? यहां पे गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा, डेल्टा एच एंथैल्पी, उसके बाद में ताप है, ताप कैसा है? स्थिर ताप। उसके बाद में ये क्या है? एंट्रोपी। ये समीकरण पढ़ी थी हमने, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। और उसमें हमने कंडीशन भी पढ़ी थी कि भाई स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कब होगा? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम जब होता है इसके अकॉर्डिंग, पीछे पढ़ा था हमने, डेल्टा एच का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। तो प्रक्रम उष्माक्षेपी प्रक्रम होगा, यानी कि अधिशोषण कैसा होगा? उष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। यहां पे पढ़ रहे हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा के संदर्भ में। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा के संदर्भ में हमने 2-3 कंडीशन पढ़ी थी और उसी में एक कंडीशन पढ़ते हैं कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए
कि भाई ऑटोमेटिक जो प्रक्रम चलेगा उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि भाई डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टी डेल्टा एस होना चाहिए। एंथैल्पी का जो मान है एंट्रोपी से अधिक होगा तो क्या होगा, प्रक्रम स्वतः होगा। किसके संदर्भ में, एंथैल्पी के संदर्भ में। सेकंड पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि जो वहां पे डेल्टा एच का मान ऋणात्मक दिखाया था, यहाँ पे कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आएगा तो प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। कहने का मतलब यह है कि भाई जो कणों के निकाय की अवस्था है इसमें तो क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, और इसमें क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। किसके संदर्भ में, गिब्स मुक्त ऊर्जा के संदर्भ में। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण पढ़ी थी हमने, डेल्टा जी बराबर में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और उसमें हमने एक बात और पढ़ी थी, सामान्य ताप पर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, एनटीपी पर, सामान्य ताप पर क्या होता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि भाई अधिशोषण का जो प्रक्रम है, डेल्टा जी का मान है वो कैसा आएगा, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आएगा, और डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आएगा तो कहने का मतलब है कि जो प्रक्रम है कैसा होगा, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा, ऑटोमेटिक चलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं भाई अधिशोषण भी क्या है, एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। तो ये थी अधिशोषण की उष्मागतिकीय संभाव्य, जो भी संभावनाएं हैं, 4 पॉइंट पढ़े हमने, उम्मीद है समझ में आए होंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे अधिशोषण के प्रकार के बारे में। भाई अधिशोषण है कितने प्रकार का होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं।